स्वागत है। हमने जो आरएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज शुरू की है उसमें जो पहला टेस्ट था राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, जो पिछले रविवार को ये प्रश्न पत्र हमने आयोजित करवाया था, उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोशिश की है कि परफेक्ट तरीके से उत्तर लिखें ताकि आप लोगों को इससे फायदा हो। कई गलतियां उत्तर लिखने में आप लोगों से हुई है, उनका भी हम समाधान करेंगे और आगे जो टेस्ट है उसके लिए आप मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रहें ताकि आपको इस टेस्ट सीरीज का फायदा हो। तो जो हमने पहला टेस्ट लिया था उसके जो क्वेश्चन थे उसके आंसर जो मैंने अपने हाथ से खुद ने लिखे हैं, आपको किस तरह के अपन आंसर लिख सकते हैं वो एक आइडिया आपको हो जाएगा। जो क्वेश्चंस था आपके सबसे पहले कि इस सवाल का महत्व है। अब आपको सबको पता है इस सवाल क्या है, लो युगीन संस्कृति है, तो हमें यहाँ लिखना था कि लो प्रौद्योगिकी महत्व लिखना था। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मेन जो मुद्दा है वो यहाँ पे महत्व है, मेन मुद्दा कि लो प्रौद्योगिकी के उद्भव तथा लगातार 200 वर्षों तक उसके विकास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब इस सवाल कहाँ है, ये चीज़ें इसमें नहीं आनी है क्योंकि हमारा जो इस क्वेश्चन का जो मुख्य बात है वो है आपके क्वेश्चन का महत्व है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना था, तब ये आपके 2 में से 2 नंबर के आप हकदार बन सकते हैं। फिर आपके एक क्वेश्चन था पसातिया, जो दूसरा क्वेश्चन था पसातिया कि सभी प्रकार लगान से मुक्त, सभी प्रकार के लगान से मुक्त भूमि जो राज्य सेवा हेतु प्रदत्त तथा सेवा समाप्ति पर उद्ग्रहित यानी राज्य द्वारा वापस ले ली जाती थी। तो कम शब्दों में एक अच्छी भाषा के द्वारा लिख सकते हो। जैसे मुगलों के समय राजगामिता कानून था, मनसब जो जब्त हो जाती थी, कुछ इसी तरह का जो सिस्टम था वो आपके क्या था, पसातिया था मध्यकाल में। तो ये आपके हुआ दूसरा जो प्रश्न था उसका उत्तर। तो पहला और ये दूसरा हो गया आपके। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जो तीसरा क्वेश्चन है आपके इसी तरह का ही यहाँ पे पूछा गया था सारणेश्वर प्रशस्ति का महत्व है। 953 वाली जो सारणेश्वर प्रशस्ति है वो पूछी गई है, उसका महत्व बताना था। तो महत्व में आप लिखते हैं वराह मंदिर, स्थानीय व्यापार व कर प्रणाली तथा शासकीय पदाधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि यहाँ भी बात आपकी किसकी थी, महत्व की थी। तो ये आपका महत्व आएगा। तो महत्व में चीजें ध्यान रखनी है कि वो चीज क्या किस लिए वो मायने रखती है। तो आपके ये क्वेश्चन था। इसी तरह एक क्वेश्चन था चौपड़ा। अब इसमें कईयों ने कुछ भी लिखा है लेकिन वो चौपड़े बही खाते नहीं है। यहाँ चौपड़ा क्या है, मावजी, देखो सारी चीज आ गई इस लाइन में। मावजी द्वारा छंद में रचित 5 बड़े ग्रंथ जिनमें कृष्ण लीला और भविष्यवाणी की जानकारी मिलती है। तो आप देख लो कितने बिंदु हो गए, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 2 लाइनों में 5 बड़ी विशेषताएं आपके शामिल हो गई। तो ये आपकी भाषा होनी चाहिए ताकि आप पूरी चीज को उसमें लिख सको। तो ये आपके जो क्वेश्चन था वो ऐसे था। फिर अपना एक क्वेश्चन था प्रताप सभा। अब इसमें कैसे आंसर लिखना 15 शब्दों में। 1915 में उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता द्वारा स्वतंत्रता प्रेम की भावना जागृत करने, उद्देश्य भी आ गया आपके। तो फिर ये आपका पूरा आंसर हुआ। यानी कि कोशिश ये करो कि गागर में सागर भरने वाली बात हो। तो फिर आपका ये क्वेश्चन भी सही है। इसी तरह अब 50 शब्दों वाले क्वेश्चन थे, आप इसमें भी शब्दों को बिल्कुल समझे। बेगू किसान आंदोलन की प्रकृति और महत्व, यानी कि बेगू किसान आंदोलन की क्या पूछी थी, प्रकृति और महत्व। मैंने आप लोगों को बताया था प्रकृति का मतलब होता है स्वरूप, चीज दिखाई कैसे देती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। तो आपको लिखना था कि क्या चीज थी, किस लिए थी। मैंने बताया था कि जैसे कोई एक भीड़ है वो किस उद्देश्य से जा रही है, भीड़ कैसी है, उसके साथ और कौन लोग हैं, उनको कौन प्रेरणा दे रहे हैं, वो उसकी प्रकृति या स्वरूप होता है। तो यहाँ पे क्या थी कि राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया एक प्रकृति थी। यहाँ कारण नहीं लिखना है, कईयों ने कारण लिखे हैं लाग बाग, ये देख कारण नहीं, आउटलाइन आपको लिखनी है। नेतृत्व शीर्षस्थ किसान नेताओं द्वारा, जैसे रामनारायण चौधरी वगैरह द्वारा। सरकार द्वारा हिंसात्मक रवैया, आप सभी जानते हो बोल्शेविक हिंसात्मक माना जाता है, जबकि किसान अहिंसक थे, ये प्रकृति है।
महिलाओं की भागीदारी इसमें भी रही और असहयोग आंदोलन से प्रभावित। तो ये कारण नहीं है, ये इसकी प्रकृति और स्वरूप है। फिर इसका महत्व लिखना था। महत्व में फिर लिखो, अन्य स्थानों पर किसान आंदोलन हेतु प्रेरित हुए, इनसे प्रेरणा लेके, और किसानों की नैतिक विजय हुई क्योंकि सरकार को जो लाग बाग या कर थे उनको कम करना पड़ा, और जो भील आंदोलन थे उनको, आदिवासी आंदोलनों को भी अगले चरण में प्रेरित करने में बेगू आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये इसका प्रकृति और जो महत्व है वो आपके। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन है आपके कि मुगल राजपूत संबंधों का सामरिक व आर्थिक उद्देश्य। हमें उद्देश्य लिखने थे, मुगल राजपूत जो संबंध थे, संधियां थी, उनके सामरिक और आर्थिक उद्देश्य क्या थे। अब इसमें आप कहीं लिख रहे हैं कि इससे भू राजस्व की प्राप्ति हुई, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो वतन जागीरें थी, उनका राजस्व तो उनको खुद को ही मिलता था, मुगलों को नहीं मिलता था। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब इसकी अगर अपन बात करें सामरिक और आर्थिक उद्देश्यों की, तो अब देखो सामरिक उद्देश्य क्या था। दक्षिण भारत व गुजरात नियंत्रण के लिए राजपूतों का सहयोग जरूरी था, क्योंकि सारे मार्ग यहीं से होके जाते थे, राजपूताना से। सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी जाति जो उस समय मुगलों की थी भारत में, वो राजपूत थे, को नियंत्रित रखना ताकि अपना राज्य मजबूत हो। अन्य जातियों को प्रतिसंतुलित करना, चाहे वो अफगान या मिर्जा जो उनके भाई बंधु थे उनको प्रतिसंतुलित करना। अपन पढ़ते हैं कि मान सिंह जी को भी 7000 का मनसबदार था, और अजीज को का जो मिर्जा था, तो 7000 मनसबदार मान सिंह को दिया ताकि उन मिर्जाओं को काउंटर बैलेंस किया जा सके। और सैनिक आपूर्ति सुनिश्चित करना, जो राजपूताना के वीर साहसी सैनिक थे उनको सेना में भर्ती करना। तो ये सारी चीजें सामरिक उद्देश्यों में आती है आपके। इसी तरह आर्थिक उद्देश्य क्या था, देखो बहुत ही स्पेसिफिक आर्थिक उद्देश्य है जो अपन कम पढ़ते हैं। एक तो वर्ष पर्यंत खुले रहने वाले व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण। जो गुजरात तक व्यापारिक मार्ग जाता था, जो मध्य प्रदेश से, वो क्या होता था, बाढ़ और नदियां वहां चलती थी, इसलिए साल भर खुला नहीं रहता था। लेकिन जो जैसलमेर से जो व्यापारिक मार्ग जाते थे वो साल भर खुले रहते थे, क्योंकि वर्षा की मात्रा कम थी। खनिजों पर नियंत्रण, जैसे मुगलों के जो अधिकतर भवन लाल बलुए पत्थर से बने हैं या संगमरमर से बने हैं, तो वो पत्थर राजस्थान में मिलता था, और नमक जो है वो आपके सांभर में मिलता था। इसीलिए इन खनिजों पर नियंत्रण रखने के लिए भी उनको, उनके जो ये संबंध थे वो मजबूत हुए, बने। तो मुगलों की जो नीति थी उसके पीछे ये कारण थे, अगर सामरिक और आर्थिक अपन देखें तो। फिर आपके आता है राजस्थान के एकीकरण का चरण। अब चरण वाले क्वेश्चन आते तो पूरी बात आप ऐसे जैसे लिख लो, व्रत राजस्थान, ये तो नाम हो गया, कब बना, कौन से इसमें शामिल थे, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उप राज प्रमुख, और आपके लास्ट में महत्व लिख लो कि 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसमें मत्स्य संघ सिरोही व अजमेर को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान इसमें शामिल था। तो ऐसे आप लिखो, सारी बातें आ जानी चाहिए, तब आपके इस क्वेश्चन में 5 में से 5 नंबर आप उम्मीद रख सकते हो। तो ये है आपके, तो ऐसे क्वेश्चन में पूरे फैक्ट आने चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन था। फिर वापस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति की उपलब्धियों का मूल्यांकन कहाँ करना है, राजस्थान। सबने ये लिखा अंग्रेजी सत्ता, क्राउन का शासन समाप्त हो गया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, क्राउन का शासन शुरू हो गया। वो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। उसमें क्या क्या चीज आती है, उसमें आती है पहली चीज उपलब्धियां की प्रथम बार राष्ट्रीय क्रांति में राजस्थान की भागीदारी। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर भी 1857 की क्रांति हुई और प्रथम बार उसमें राजस्थान की भागीदारी यहाँ आपके सुनिश्चित हुई। सामंत वर्ग, सैनिक व ठिकानेदारों द्वारा क्रांति में भाग लेकर उसका सामाजिक दायरा बढ़ाया गया। तो क्रांति का जो सामाजिक आधार था वो व्यापक इनके द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं, क्योंकि हमें उपलब्धियों के मूल्यांकन करना है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को सहयोग देने की भावना। तो जैसे तांतिया टोपे को समर्थन दिया गया, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता दृष्टिगोचर हुई। अब मूल्यांकन करना है तो हमें इसकी कुछ खामियां भी देखनी है। तो उसमें शासक वर्ग द्वारा ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन किया जाना और संपूर्ण राजस्थान में क्रांति का प्रभाव नहीं हुआ, तो ये उसकी सीमाएं थी। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं, उपलब्धियों का मूल्यांकन करते समय जो सीमाएं हैं या दोष है उनको भी ध्यान में रखना है आपके। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ 9th जो क्वेश्चन है आपके। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें पहले इतिहास के है, फिर आपके कला संस्कृति के है। पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करो। अब यहाँ भी मूल्यांकन करना है, यानी कमियां भी बतानी है अपने को। इसमें हमने पहले लिखा उपलब्धियां क्या थी कि राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, जैसे दिग्विजय नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार, पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। नागार्जुन व भंडानकों के विद्रोह का दमन करके राज्य को आंतरिक रूप से सुदृढ़ किया। महोबा के परमर्दी देव को पराजित किया। गुजरात के चालुक्यों को संधि करने हेतु बाध्य किया और तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को हराया। अतः दल पुंगल की उपाधि को चरितार्थ किया। ये लाइन भी अगर आप लिखते हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि दल पुंगल की उपाधि को भी चरितार्थ किया। दोष क्या थे कि राजनीतिक अहंकार के कारण तुर्कों के विरुद्ध तराइन के दूसरे युद्ध में पराजय तथा निजी हितों के कारण, जैसे वैवाहिक संबंध और ऐसी कुछ चीजें थी, उसके कारण राजनीतिक दुश्मनी व अदूरदर्शिता का परिचय दिया, जिसके कारण वो तराइन के दूसरे युग में अलग थलग पड़ गए और उनको पराजित होना पड़ा। तो इस प्रकार हम इनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर सी सेक्शन आता अपने सबसे बड़ा, इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखें भाषा जो है इसकी, कि राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के वितरण पर भौगोलिक प्रभाव अधिक प्रभावी है, व्याख्या करो। जो पहले तो प्रागैतिहासिक का मतलब समझ में आना चाहिए। प्रागैतिहासिक का मतलब है पाषाण और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां। यहाँ सिंधु घाटी वाली काली बंगार नहीं है, वो आद्य ऐतिहासिक में आती है। और कईयों ने इसमें लो वाली लिख ली, बाद वाली। हमें यहाँ ये संस्कृतियां बतानी है। उन पर वितरण पर भौगोलिक प्रभाव कैसे है, तो अब आप देखो, लाइन पढ़ो, आपको समझ में आएगी। पहली लाइन में चीज क्लियर होनी चाहिए कि राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में पाषाण कालीन व ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां शामिल है। क्लियर हो गई बात। प्रागैतिहासिक में कौन सी आती है? ये संस्कृतियां संसाधनों की मांग, जैसे पत्थर और ताम्र पाषाण में तांबे की मांग थी, वह पूर्ति को, ताम्र की आपूर्ति को ध्यान में रखने के कारण पर्वतीय, क्योंकि पत्थरों की आपूर्ति वहां थी, पानी के लिए उनको नदियों वाले भागों में या झीलों वाले भागों में रहना पड़ा और खनिज क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित रही। तो यहाँ पे ये संस्कृतियां जो थी आपके केंद्रित रही। अब अपन इसके बाद इस प्रश्न में फिर बाकी चीजें कैसे लिखी, फिर अपने को एक एक करके वो संस्कृतियां देखनी है। अब अपन ने लिखा पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियां। इतिहास में अभी जैसे अपने ऑफलाइन क्लासेस चल रही है तो उसमें बच्चे इसी तरह ही पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियां। अब इसमें लिखा है कि इन संस्कृतियों में डीडवाना, जायल, अमरपुर, सिंगी तालाब, नागौर, भैंसरोडगढ़ स्थल शामिल, जहाँ निम्न पूरा पाषाण कालीन पेबुल उपकरण प्राप्त है। कुछ हैंडेक्स भी मिली है, लेकिन अधिकतर पेबुल उपकरण मिले जो पर्वतीय है और नदी, क्योंकि पत्थर पर्वतीय भाग से और नदी में घिसने के कारण चिकना हो जाता था, वो पेबुल्स थे घाटियों में उपलब्ध। पुनः प्राचीन झील केंद्र भी संस्कृतियों के केंद्र रहे, जैसे डीडवाना में 3,90,000 साल पुरानी संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं आपके। मध्य पूरा पाषाण काल में लूनी उद्योग था, लूनी क्षेत्र, बूढ़ा पुष्कर व होकरा घाटी में पाषाण व जल की उपलब्धता के कारण मनुष्य का बसा रहा। तो दूसरा आपके ये हुआ। तीसरा, उच्च पूरा पाषाण काल में गुफा निवास मिलते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूलता के कारण केंद्रित रहे, जिनमें दर्र, मल्लाह, बेराट, हरसोरा, आलनिया, चंद्रावती प्रमुख है, जहाँ पे हमें उच्च पूरा पाषाण कालीन गुफा चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। फिर आप क्या था मध्य पाषाण। मध्य पाषाण संस्कृतियाँ सोजत, जार्डन, कानवास, धनेरी और चित्तौड़गढ़ में जो मंडपिया है वहाँ पे भी अपने को चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं मध्य पाषाण कालीन। वह बागौर में पहाड़ी क्षेत्रों व पशुचारण अनुकूलन क्षेत्रों में केंद्रित, क्योंकि बागौर में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में इन बस्तियों का संकेंद्रण हुआ। फिर आता लास्ट में ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण संस्कृतियां गणेश्वर, आहड़, गिलुंद में ताम्र संसाधनों की उपलब्धता के कारण इन क्षेत्रों में पल्लवित हुई। तो वो आपके हो गई, क्योंकि वहाँ ताम्र की आपूर्ति संभव थी। और फिर आप ऐसे मैप बना के बता दो, गणेश्वर, डीडवाना, दर, आलनिया, बनास संस्कृति, लूनी संस्कृति और बागौर। तो फिर आपके ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपके पूरा हो जाता है। तो इस तरह से जो आंसर फ्रेमिंग है वो आपकी होनी चाहिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पहले भाषा समझे,
कि महाराणा कुंभा की उपलब्धियां संग्राम सिंह की उपलब्धियों से ज्यादा प्रभावी व स्थायी थी। क्या आप सहमत है? अब इसमें ऐसे नहीं लिखना हाँ हम सहमत है, नहीं सहमत नहीं है, वैसे शब्द नहीं आने चाहिए। तो कुंभा की उपलब्धियां संग्राम सिंह की उपलब्धियों से ज्यादा प्रभावी और स्थायी कैसे थी ये बताना है। तो बात पहले पैराग्राफ में क्लियर होनी चाहिए कि महाराणा संग्राम सिंह राजनीतिक उपलब्धियों ऑब्लिक सैनिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण से कुंभा के समान प्रतापी थे, लेकिन समग्र रूप से कुंभा की उपलब्धियां ज्यादा प्रभावी और स्थायी थी। तो प्रश्न की व्याख्या हो गई इसमें, विशेषकर सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो अब लिखना है, फिर आप इसमें लिखो, फिर संग्राम सिंह की उपलब्धियों को डिफाइन करो, फिर कुंभा की उपलब्धियों को डिफाइन करो। तुलना करते हुए देखो कैसे। संग्राम सिंह ने जहां सिरोही व वागड़ के शासकों को मित्र बनाया, ईडर में रायमल को प्रतिस्थापित किया, मारवाड़ पर प्रभाव दिखाया, गुजरात व मालवा के शासकों तथा सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया, बयाना में बाबर की सेना को पराजित करने में सफल। पहले अपन ने सांगा की उपलब्धियां बताई। फिर कुंभा ने चाचा मेहरा के विद्रोह का दमन किया, मालवा व गुजरात के शासकों को पराजित किया, नागौर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन जहां संग्राम सिंह खनुआ में पराजित हुए तो कुंभा अपराजय रहे। तो ये कुंभा की उपलब्धियों में एक स्थायी और प्रभावी तत्व यहाँ पे आया, राजनीतिक उपलब्धियों में भी और सांस्कृतिक में था ही। फिर आप ऐसी देखो भाषा देखो इसकी। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में कुंभा संग्राम सिंह से बढ़कर रहे। स्थापत्य में 32 दुर्गों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण जैसे कुंभ स्वामी व श्रृंगार चौरी, स्तंभ व प्रशस्तियां जैसे कीर्ति व विजय। फिर आपके हो गया साहित्य में संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूढ़ प्रबंध जैसे ग्रंथों की रचना, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से संगीत संरक्षण व अनेक विद्वानों यथा कान्य व्यास, मंडन, तिल्ला भट्ट को संरक्षण प्रदान किया तथा राण रासो, राजगुरु, हालगुरु जैसी उपाधियों के साथ न्याय किया। तो ये आपकी भाषा हुई। तो फिर इस प्रश्न की पूरी भाषा प्रकृति आपके समझ में अच्छे से आ गई। तो फिर आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिख सकते हो। तो आप देखो इसमें कितनी मेहनत चाहिए, जो ऐसे कि भाई टेस्ट ही देना है। टेस्ट देने के लिए टेस्ट नहीं देना है, हमें लिखने के लिए अच्छा प्रयास करने के लिए टेस्ट देना है। इसलिए आप अच्छा पढ़ के और फिर इन टेस्टों को दो, फायदा होगा। फिर आपके जैसे अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करना राजपूताना के शासकों की मजबूरी नहीं थी बल्कि स्वैच्छिक था। अब उल्टा लिखना है, क्योंकि मजबूरियां थी ना कि स्वेच्छा थी। हाँ, कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्वैच्छिक दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन अधिकतर उनकी मजबूरियां थी। तो अब कैसे अपन लिखेंगे कि सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करना स्वैच्छिक न होकर मजबूरी थी जिसके लिए उत्तरदायी तत्व थे। अब इसके लिए उत्तरदायी तत्व देखो। पहला, मराठों व पिंडारियों का भय। जयपुर, कोटा, जोधपुर मराठे व पिंडारियों की लूट से परेशान थे, जिसके कारण इन्होंने सहायक संधियां स्वीकार की। दूसरा कारण यहाँ पे एक ही लिखा मराठों का, इसलिए वो नंबर 1 के जितने ही मिलेंगे। सामंतों का भय। मराठों के हस्तक्षेप के कारण सामंत पुनः सक्रिय हो गए तथा शासकों ने इन्हें दबाने हेतु अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया, जिसमें जोधपुर व मेवाड़ के शासक प्रमुख थे। बाद में बीकानेर वाले भी शामिल हुए, अपन ने नीचे अलग से लिखा है। और तीसरा जो कारण था ऋणग्रस्तता। बांसवाड़ा डूंगरपुर के शासक ऋणग्रस्त थे, इसीलिए आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा हेतु अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया। तो इन्होंने अंग्रेजी संरक्षण किस लिए स्वीकार किया? ऋणग्रस्तता से बचने के लिए। अब आप देखो इसी प्रकार अलवर भरतपुर ने मराठों के भय से, बीकानेर ने सामंती भय के कारण संरक्षण स्वीकारा। फिर लेकिन राजपूताना के शासक अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए भी सहायक संधियों पर हस्ताक्षर कर रहे थे, जिसमें अंशतः स्वेच्छा का तत्व भी शामिल था। तो अपनी जिम्मेदारियों उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे। लेकिन इसमें कोई ये कहता है कि राजपूताना के शासक उनका स्वैच्छिक था, वो मिलकर अंग्रेजों का विरोध कर सकते थे, तो आपको पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है। क्योंकि अब उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्तियां, चाहे मराठा हो, टीपू हो, मैसूर, उन सबको पराजित कर चुके थे। इसलिए अब इनके पास इतने विकल्प नहीं बचे थे कि वो सब एकजुट होकर अंग्रेजों का
मुकाबला कर सके, वो एकजुट होकर मराठों तक का मुकाबला नहीं कर पाई, तो अंग्रेज तो वो थे जिन्होंने मराठों को भी पराजित किया था, इसलिए उनकी लिमिटेशंस थी। आपको पूरा भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन का उत्तर। फिर एक बड़ा क्वेश्चन हिस्ट्री का कि प्रजामंडल आंदोलन की उपलब्धियां जितनी बढ़ा चढ़ाकर गिनाई जाती है उतनी वास्तव में नहीं थी। आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। अब प्रजामंडल आंदोलन की उपलब्धियां लिखनी है। अब जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी है, चाहे वो प्रजामंडल, उनकी पूरी आलोचना कभी नहीं करनी है, क्योंकि उनकी उपलब्धियां रही है। आज हम स्वतंत्र है, आजाद है, तो इन राष्ट्रीय आंदोलनों की देन के कारण है। तो यहाँ पे आपको आलोचना नहीं करनी है, बिल्कुल यू टर्न लेना है। हाँ, कुछ आप इसके दोष या कुछ सीमाएं लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि पूरा आपने गलत उसको इससे सहमत होकर लिख दिया कि उपलब्धियां नहीं थी, वास्तव में बढ़ा चढ़ा कर की नहीं गई, ऐसे नहीं लिखना है। अब आप देखो, प्रजामंडल आंदोलनों की उपलब्धियां राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने में सराहनीय रही। तो दो मामलों में रही, एक राजनीतिक और एक सामाजिक। अतः यह कहना कि इनकी उपलब्धियों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर आप लिख दो सामाजिक उपलब्धियां, इनमें महिलाओं को आंदोलन से जोड़ना, आदिवासी व दलित उत्थान, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक एकता व भाईचारा, बेगार प्रथा की समाप्ति, सामाजिक सुधार के कार्य शामिल है। तो आप इतनी उपलब्धियां इनको कैसे नकार सकते हो सामाजिक क्षेत्र में। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक उपलब्धियां, इनमें जन जागृति उत्पन्न करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, राष्ट्रीय आंदोलन को ऊर्जावान बनाना, देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना तथा देश व राज्य में एक ऐसा नेतृत्व वर्ग प्रदान किया जिसने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, आप देख सकते हो इसको। इस प्रकार सामाजिक सुधार करके व राजनीतिक चेतना जागृत करके प्रजामंडल आंदोलन ने आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में सफलता हासिल की तथा राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इनके महत्व को समझकर इनको अपना समर्थन प्रदान किया। जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने भी प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। तो इस प्रकार आपको इसकी मतलब आलोचना नहीं करनी है। अगर ऐसा तो फिर आप कहोगे कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें भी उनका भी आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, सिर्फ अंग्रेज गए इसलिए देश आज़ाद हुआ। ऐसा नहीं है। आप ये जो आंदोलन है इनका अपना राष्ट्रीय महत्व है और इनको आपको उस महत्व के परिप्रेक्ष्य में लिखना है और उस समय के हिसाब से ये सफल रहे। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उनकी सफलता पे हमें लगता है कि सीमाएं थी, ज़्यादा लोगों में इतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो टाइम जिस समय ये आंदोलन चले उस समय के हिसाब से ये सटीक और सही थे और उनका महत्व और इनकी उपलब्धियां जितनी है उतनी बताई गई है इतिहास में। फिर आपके वापस अब कल्चर वाला पोर्शन अपना शुरू होता है। छोटा क्वेश्चन था, मर्ष्या राजा या किसी व्यक्ति विशेष को मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद रचित शोक काव्य। सारी बात आ गई, शोक काव्य शब्द लिखना है आपको। कुछ ये कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। फिर रिखिया, तो इसमें भी देखो बाबा रामदेव जी के भजन गाने वाले मेघवाल जाति के गायक रिखिया कहलाते हैं। तो सारी चीज आ गई इन डेढ़ लाइन में। तो आपको 2.5 लाइन में 15 शब्दों में पूरी चीज लिखने की वो कोशिश करनी चाहिए। फिर आपके क्वेश्चन है, जसमा ओढ़न भवाई लोक नाट्य का रूप शांता गांधी द्वारा मंचित व रचित। तो पूरी बात आ गई, इन्होंने पहली बार इसको मंचित या रचित किया और ये भवाई लोक नाट्य का ये प्रकार या रूप है। प्रताप रासो, इसमें सभी ने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा। जाचिक जीवन द्वारा अलवर के शासक राव प्रताप सिंह का लिखा गया जीवन चरित्र जो है वो प्रताप रासो। देखो कितनी बात हुई, जाचिक जीवन, अलवर के शासक प्रताप सिंह का लिखा गया जीवन चरित्र, 3 बातें इस पूरी लाइन में आई। इसी तरह ये क्वेश्चन है, नारायणी माता अलवर, एक बात आई, नारायणी माता का मंदिर नाई जाति की कुल देवी लोक विश्वास के अनुसार सती हुई ऐसा माना जाता है। तो इसमें भी अपन ने 3 बातें जो है वो बताई आपके। तो इस तरह से इस पूरी लाइन में आप जितने तथ्य हो सकते हैं उसको शब्दों में पिरोकर अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करो।
फिर आपके 50 शब्दों का जो क्वेश्चन है, चरणदासी पंथ का योगदान क्या है। अब देखो चरणदासी पंथ में टिप्पे नहीं मारने हैं, कोई संप्रदाय देख लिया तो सारी चीज उसमें लिख दी, ऐसे नहीं। निर्गुण सगुण भक्ति मार्ग में संतुलन स्थापित किया, ये सबसे बड़ी बात थी चरणदासी संप्रदाय की, कि दोनों धाराओं को समन्वय करने का इन्होंने भी एक प्रयास किया। ऊंच नीच व जाति भेदभाव का विरोध किया, इसलिए जो अधिकतर निचली या जातियों के, किसान जातियों के जो लोग थे वो इस संप्रदाय में अनुयायी बने। गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति और उनके सम्मान को प्रतिष्ठित करने में योगदान दिया वापस। और ज्ञान सागर भक्ति सागर जैसी साहित्यिक रचनाएं रची, तो ये साहित्यिक महत्व या उपलब्धियों में से एक आता है कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके इस संप्रदाय का माना जाता है। फिर नन्ही बाई का परिचय, इसमें सबने दयानंद सरस्वती को जहर देने वाली नन्ही जान वो लिख ली, वो नन्ही जान या नन्ही बाई है। तो इसमें क्या था कि खेतड़ी की प्रसिद्ध गायिका विवेकानंद को मीरा का पद गाकर सुनाया, जिससे उनके मन में ऊंच नीच का भाव तिरोहित हुआ, तथा बाद में यह दिल्ली घराने के तानरस खां की शिष्या बन गई। पहले विवेकानंद जी ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि एक बार सुन लो, तो इनका जो अर्ज थी गाना गायन जो था वो सुनना पड़ा। तो ये सारी बातें जो थे वो इनसे संबंधित है आपके। फिर आपके क्वेश्चन आता है कि पूर्वी राजस्थान के लोक नृत्य व सांस्कृतिक महत्व। अब इसमें अपने को देखना है कि लोक नृत्य कौन कौन से है, तो जैसे बम, रतबई, रणबाजा, खारी और लांगूरिया। तो पहले तो नृत्य लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन का एक पार्ट है पूर्वी राजस्थान के लोक नृत्य। फिर है उनका सांस्कृतिक महत्व। अब सांस्कृतिक महत्व देखो, सांस्कृतिक महत्व में बिल्कुल स्पेसिफिक चीजें आनी चाहिए। कैसे? युद्ध कला व हथियार, कलाबाजी, लांगूरिया में भक्ति व प्रेम की भावना तथा सामाजिक सौहार्द की भावना दिखाई देती है। कृषक जीवन की झलकियां, जैसे बम नृत्य में फसल काटने के समय जो उल्लास है वो दिखाई देता है, और स्त्री पुरुष दोनों की भागीदारी। तो इस तरह से हम इसके सांस्कृतिक महत्व को देख सकते हैं। तो लोक नाट्य, नृत्य और उनकी सांस्कृतिक महत्व। फिर एक क्वेश्चन है देखो, भोपे सांस्कृतिक धरोहर है, स्पष्ट करो। तो भोपे धरोहर है, कैसे सांस्कृतिक धरोहर के पुरोधा है। इनके द्वारा लोक देवताओं की फड़ वाचन की जाती है, जो लोक संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास है। प्राचीन परंपरागत जादू टोनों की विरासत को संजोए हुए हैं। हालांकि उसके अपन आज के जमाने में उनको नकारात्मक कहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उनका महत्व आज भी है। भोपे सर्पदंश के इलाज जैसी परंपराएं भी संजोए हुए हैं। जैसे अपन कहते हैं कि सांप काटते हैं तो लोक देवताओं के पास जाते हैं, तो उनमें ये भी इनका भी असर होता है। तो एक वो सांस्कृतिक विरासत है। हाँ, उसके नकारात्मक आज के टाइम में चिकित्सा के हिसाब से वो अलग चीजें, वो यहाँ नहीं लिखनी, हमें इनके सांस्कृतिक महत्व को समझाना है। और फिर उनकी साहित्यिक विद्या जो फड़ बाँचते हैं, तो जो छंद और काव्य है वो उनका अपना महत्व है, तो वो भी एक इसमें अपन ऐड कर सकते हैं। फिर आपके एक क्वेश्चन था कि हाड़ौती बोली की प्रमुख विशेषताएं बताओ। अब देखो उसकी विशेषताएं, जब भाषा की विशेषता आती है तो उच्चारण शब्दों को जरूर लिखना चाहिए उस विशेषताओं में, नहीं तो वो आपकी बात पूरी नहीं हुई। तो अपने लिखा है कि हाड़ौती में कि ढूंढाड़ी की उपबोली के रूप में प्रसिद्ध, सबसे कठिन बोली हाड़ौती है। कोटा बूंदी क्षेत्र हो गया। संबंध कारक के रूप में के, का, की, को, रे, रा, णी का प्रयोग होता है। तो ये शब्द आने चाहिए, ये संबंध कारक है। ई, ए, ओ स्वरों का प्रयोग नहीं मिलता है। ई, ए और ओ स्वरों का प्रयोग नहीं मिलता। जैसे मिनक को मनक बोलते हैं, तो ये प्रयोग नहीं है। अनुनासिकता का प्रयोग होता है, ज्यादा बिंदियां लगाते हैं, जैसे घास को घास बोलते हैं। और छे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। तो ये आने चाहिए। ये किसी भाषा की जो विशेषता है, बोली की जो विशेषता है, वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है। अपन सिर्फ क्षेत्र और ये चीजें लिख के खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब भाषा की विशेषता आती है, बोली की विशेषता आती है, तो हमें उसके उच्चारण पर ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर बड़ा क्वेश्चन था हमारा सी सेक्शन, उसमें था कि मेवाड़ व मारवाड़ी चित्र शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन करो। अब तुलनात्मक में समानता और असमानता दोनों लिखनी है। जब तक सिर्फ असमानता या सिर्फ समानता नहीं पूछी जाती है और तुलना पूछी जाती है, तो दोनों बातें इसमें आएगी। सबने असमानता लिखी इसमें। अब देखो, मेवाड़ी व मारवाड़ी चित्र शैलियों में समानताएं व असमानताएं। समानताओं में जहाँ दोनों शैलियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त, प्राकृतिक दृश्य व रंगों का प्रयोग, उप शैलियों का विकास,
धार्मिक विषयों को व दरबारी जीवन को महत्व देना और मुगल प्रभाव दिखाई देता। तो इतनी समानता है, आप देख सकते हो कि एक तो अपन ने लिखा राजनीतिक संरक्षण, प्राकृतिक दृश्य व रंगों का प्रयोग, उपशैलियों का विकास, धार्मिक विषय व दरबारी जीवन को महत्व और मुगल प्रभाव दिखाई देता है। तो ये इसका क्या हुआ, समानता। अब असमानता की बात आती है। अब आप देखो कौन सी असमानता है। तो असमानताओं में कई तत्व शामिल है जो मुखर है, जैसे निम्नलिखित मापदंडों पे। अब ऐसे लिखो, आप लोग क्या करते हो, चार्ट बना के बीच में लाइन खींच के वैसे लिखना शुरू कर दिया, तो नहीं, पहले उसके शीर्ष आने चाहिए। अब शीर्ष में देखो तुलना अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे विषय वस्तु के आधार पर। तो अब इसमें उपशैलियां नहीं लिखनी है आपने, जैसे मारवाड़ी लिख ली, फिर किशनगढ़ की, नाथ द्वारा की, ऐसे नहीं। मेवाड़ी मतलब मेवाड़ी हो गई, उसमें उपशैलियां शामिल है, और मारवाड़ी मतलब मारवाड़ी है। अब आपको एक सामान्य रूप से उनकी तुलना करनी है। अब विषय वस्तु में मारवाड़ी शैली में जहाँ प्रेमाख्यान विषय जैसे ढोला, मरवण, मुमल, निहाल इत्यादि प्रमुख, तो मेवाड़ में विशेषकर नाथ द्वारा शैली में धार्मिक विषय। तो ऐसे आप उस उपशैली को लिख सकते हो कि विशेषकर, पर्टिकुलर यहाँ इस शैली के एक भाग में। फिर यूं नहीं कि यहाँ किशनगढ़ यहाँ नाथ द्वारा लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना है। नाथ द्वारा शैली में धार्मिक विषय महत्वपूर्ण। फिर दूसरा जो है आपका प्रकृति। अब प्रकृति में क्या अंतर है, मारवाड़ शैली में मरु टीले, मृदबिद वनस्पति, काले मेघ, आम्र वृक्षों का चित्रण, जबकि मेवाड़ी शैली में पादप व वृक्षों की प्रधानता, अशोक वृक्ष जिसमें शामिल, और प्रकृति को अलंकारिक रूप से दर्शाया गया है। यहाँ अलंकरण का ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये आपकी बातें आनी चाहिए। फिर आता है तीसरा, हेडिंग आती है अपने, शीर्ष आता है रंग। अब रंग के आधार पर लाल व पीले रंग का मारवाड़ी शैली में बाहुल्य है, जो स्थानीय विशेषता, जबकि मेवाड़ी शैली में चटकीले रंगों का प्रयोग, जिसमें लाल पीले के अलावा नीला, हरा और श्वेत रंग का प्रयोग हुआ है, और स्वर्ण रंग भी प्रयुक्त हुए हैं। तो ये आपका रंग का जो अंतर है वो आपके आया। फिर आता मानव आकृतियां। देखो सब चीजें आ गई शीर्ष में। हमने क्या क्या लिखा, विषय वस्तु, प्रकृति, रंग और मानव आकृतियां। पुरुष आकृतियां मेवाड़ शैली में लंबी, गोल, चेहरा अंडाकार है, बड़ी बड़ी मूंछें और विशाल नेत्र, जबकि मारवाड़ की उपशैली किशनगढ़ में छरहरा व सवे युक्त शरीर, उन्नत ललाट और लंबी नासिका प्रमुख है। तो ये आपके पहले हमने लिखा मानव आकृतियों में पुरुष आकृतियों का अंतर, और फिर आपके स्त्री आकृतियों का अंतर की मेवाड़ शैली में मीनाकृति आंखें, नत युक्त लंबी नासिका प्रमुख, तो मारवाड़ी शैली में मारवाड़ी परिधान युक्त नारिया व नारी सुलभ लावण्य बनी ठणी में दर्शनीय है। इस प्रकार मारवाड़ शैली पर यूरोपीय प्रभाव मेवाड़ की तुलना में अधिक दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप देखो लिखने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो बदलना है। पहला तो कंटेंट, सबके कंटेंट की कमी है। एक जो कंटेंट है उसमें एक भी चीज, इनमें से कोई बिखरी हुई एक आध चीज शामिल करते हो। विषय वस्तु, कंटेंट, अच्छी किताब, मैंने कहा राजस्थान ग्रंथ अकादमी की किताब पढ़ो आप, फिर ये टेस्ट देते तो आपके कुछ सुधार होता। आप नोट्स पढ़ के या ऐसी चीजें पढ़ के आगे, इसलिए यहाँ दिक्कतें हुई, और 15 नंबर, 17 नंबर, 2.5 नंबर, 4 नंबर ऐसे आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, और उन्होंने इसमें अच्छा कोशिश की थी। तो ये आपकी चीजें इसमें ध्यान रखनी। तो बड़े प्रश्न में फिर एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये था कि राजस्थान की प्रमुख बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करो और एक की विशेषता है। फिर विशेषताओं में वैसे ही है। देखो राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण टेसिटोरी व जॉर्ज गिरिसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। सामान्य रूप से उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोनों का वर्गीकरण लिख लो मोटा मोटी। टेसिटोरी का कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, इसकी जो उपबोलियां वो आ गई, इसकी जो उपबोलियां वो आपके आ गई। फिर जो ग्रियर्सन ने बोलियों का वर्गीकरण किया वो लिख लो। पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, उसके 4 भाग, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी के 2 भाग हो गए, मेवाती व आहिरवाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी के 2 भाग हो गए, ढूंढाड़ी व हाड़ौती। और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के 3 भाग हो गए, मालवी, रांगड़ी व बांगड़ी या सातवाड़ी। और दक्षिणी राजस्थान। फिर एक बोली का आप, मैंने कहा था विशेषताएं लिखनी थी, सबकी विशेषताएं नहीं लिखनी थी, चार्ट बना दो और एक की विशेषता पूछी है तो लिख लो आप कि यह पूर्वी राजस्थान की बोली,
जो किशनगढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर व मेरवाड़ा के पूर्वी भागों में बोली जाती है। तोरावटी, चौरासी, हाड़ौती अजमेरी उपबोलियां है और वर्तमान काल हेतु छे और भूतकाल हेतु छी जैसे, छो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये इसका आपके क्या हो गई विशेषता उच्चारण की। तो इस तरह से थोड़ा आप लिखने की कोशिश करो अगले पेपर में, ताकि आपको अच्छा फायदा हो टेस्ट देने का। अब देखो आपके राजस्थान में सगुण भक्ति परंपरा पर नोट लिखो। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मिक्स कर दिए, निर्गुण वाले भी डाल दिए। अब देखो आप उपासना पद्धति, पहले लाइन देखो, उपासना पद्धति के आधार पर सगुण उपासक भक्त व संप्रदायों में रामानुज, वल्लभ, निम्बार्क, नाथ, गौड़ीय, पाशुपत, निष्कलंक, चरणदासी और मीरादासी प्रमुख रूप से शामिल है। क्यों है सगुण? कि जो विष्णु, कृष्ण व राम की सगुण उपासना करने में विश्वास रखते हैं। तो पहले एक पैराग्राफ में सारी बात आ गई कि हम आगे क्या लिखने वाले हैं। फिर आप देख लो कि रामानुज विष्णु नारायण के उपासक थे, वही रामानंद ज्ञान मार्गी राम भक्ति के समर्थक थे। श्री कृष्णदास पयहारी और अगरदास जी जैसे रामानंदी संतों ने इस संप्रदाय को मजबूत किया। इस प्रकार रैण, शाहपुरा, सिंहतल और खेड़ापा में आरंभ में रामानंदी सगुण प्रभाव रहा। हालांकि बाद में, क्योंकि ये जो राम्स नहीं बना वो निर्गुण था जो बाद में आता, लेकिन पहले यहाँ पर सगुण जो परंपरा है वो रही, बाद में अपन लिखा निर्गुण परंपरा में बदल गया। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति का वल्लभ संप्रदाय जो विठलनाथ जी के समय फला फूला, तथा राजस्थान में मथुरेश जी, क्योंकि वल्लभाचार्य के समय था लेकिन विठलनाथ जी ने उसको ज्यादा उसका प्रचार किया था मुगलों के समय, और बाद में औरंगजेब के समय की जो स्थिति है वो अपन लिख रहे हैं। विठलनाथ जी के समय फला फूला, तथा राजस्थान में मथुरेश जी, नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश जी और गोविंद देव जी के रूप में पल्लवित हुआ, जो सगुण भक्ति के उपासक है, यहाँ के जो क्षेत्र और भक्त है। इसी प्रकार राधा कृष्ण की उपासना पर निम्बार्क व गौड़ीय संप्रदाय का विकास हुआ, जो इस पर राधा कृष्ण की उपासना पर आधारित है सगुण भक्ति। रानबाई व मीराबाई जैसी सगुण उपासिकाओं ने भक्ति को नए आयाम प्रदान किए। तो ऐसे लिखना है आपको, अलग अलग ऐसे नहीं लिखना मीराबाई, और पूरे इस पैराग्राफ में उसका मंतव्य आ जाए अपनी सगुण भक्ति परंपरा का पूरा जो हमें समझाने का एक प्रयास अपन कर सकते हैं। अब वापस जो था, जैसे फर्स्ट पेपर जो आता है ना आपके 3 जिसके सेक्शन होते हैं, यूनिट होती है, वैसे अपन ने पेपर बनाया पूरा आपके, और उसमें क्वेश्चन ऐसे डाले हैं कि लगभग 100 नंबर का इतिहास, 100 नंबर की संस्कृति है। अब देखो बरबत का लेख 15 शब्दों में कि जहांगीर के समय मरियम उज़मानी, अकबर की जो पत्नी थी, द्वारा बावड़ी निर्माण व मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की जानकारी देता है। तो जहांगीर के समय लिखा गया था, मरियम उज़मानी जो थी उसने जो बावड़ी और बनाई थी तो उसके बारे में जानकारी देता है, और मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की जानकारी देता है। इसी तरह उबेदंड जो है, अगला जो अपना क्वेश्चन है उबेदंड, कि लूट के समय वसूला जाने वाला दंड जिसकी जानकारी बेदवास गांव की प्रशस्ति में मिलती है। तो प्रशस्ति यहाँ कौन सी है? बेदवास। तो उसमें लूट के समय वसूला जाने वाला दंड है। जैसे तुर्कों से जो पहले गुर्जर प्रतिहार वसूलते थे उसका नाम था तुरुस्क दंड, यानी तुर्कों से वसूला जाने वाला दंड, वैसा ही ये उबेदंड जो है वो है आपके। फिर देखो निसार दिन, अब ये कोई वाद्य यंत्र लिख रहा है ऐसे नहीं, प्रताप का दरबारी चित्रकार और अमर सिंह प्रथम के समय भी, यानी दोनों के समय रहे, रागमाला चित्र बनाया जो चावंड शैली से संबंधित है, यानी चावंड शैली से जो संबंधित चित्र है वो आपके बनाया निसारदीन ने। फिर है झाड़साई सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व। अब देखो चांदी के कलदार सिक्के वो थे झाड़दई, जो कछुआओं के इतिहास की व धातु कला की उस समय की जानकारी देते हैं, इसलिए वो उसका ऐतिहासिक महत्व, यानी उस समय की एक तो धातु कला कैसी थी चांदी की, और एक इस राजवंश के बारे में बताते हैं। तो दोनों बात आई। दूर्तख्यान माला हरिभद्र सूरी द्वारा रचित प्राकृत ग्रंथ जो जैन धर्म की जानकारी देता है। तो हरिभद्र सूरी ने जो है आपके वो लिखी थी दूर्तख्यान माला, जो थी समराइज कथा और दूर्तख्यान माला। तो उसमें वो जो पुस्तक है प्राकृत भाषा की वो आपको लिखनी है, प्राकृत अपभ्रंश जो भाषा है। अब फिर यहाँ पे
गच्चा खा गए थे। कहीं खानवा युद्ध के कोई विशेष परिणाम नहीं थे, व्याख्या करो। तो अब सबने लिखा विशेष परिणाम नहीं थे, जबकि विशेष परिणाम थे, लिखने हैं। कैसे कि खानवा का युद्ध अपने ऐतिहासिक परिणामों के लिए प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार थे। अब आपका ये जो क्वेश्चन है सारे आप मतलब आपके सीधे नहीं है, भाषा बदली गई है, चीजें वो की वो है, बस उनको ढंग से उनकी प्रकृति को समझना है और उनके उत्तर लिखने हैं। अब कैसे थे ऐतिहासिक परिणाम कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना और नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये रही, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी था वो एक छोटे क्षेत्र तक सीमित था उसका राज्य उस समय लोदियों का, जबकि सांगा जो था वो पूरे जो उत्तर भारत था उसका सबसे शक्तिशाली जो शासक था उस समय इब्राहिम लोदी नहीं होकर आपके संग्राम सिंह थे। तो उनको हराने से ही मुगलों की सत्ता भारत में स्थापित हो सकती थी, न कि केवल पानीपत के युद्ध से ही स्थापित हो गई। दूसरा, राजपूत शासकों की जो सामूहिक चुनौती थी, जो पाती परवन के द्वारा सभी को मिलाया था, तो सामूहिक जो चुनौती थी उसको मुगलों ने या बाबर ने क्या किया, ध्वस्त किया। तो इससे मुगल सत्ता मजबूत हुई आपके। और आगरा व दिल्ली में स्थिति सुदृढ़ की, क्योंकि यहाँ पे राजपूताना की सीमा लगती थी, संग्राम सिंह बयाना तक तो पहुंच चुके थे। तो आपके आगरा और दिल्ली में अगर मुगलों को अपनी सत्ता मजबूत करनी है तो उनको राजपूत शासकों को पराजित करना जरूरी था। और ये जो चुनौती थी संग्राम सिंह के नेतृत्व में, उसको वो समाप्त करने में सफल रहे और इसी से भारत में मुगल जो राज्य वो सुदृढ़ व मजबूत हुआ। तो ऐसे आपको बताना है। प्रताप व चंद्रसेन के मध्य क्या है समानताएं थी, यानी उनकी रणनीतियों युद्ध कला के बारे में क्या है समानताएं थी। तो असमानताएं लिखनी है, यहाँ समानताएं नहीं लिखनी, तुलनात्मक नहीं है। एक चीज पूछी है कि प्रताप राज्याभिषेक के समय से ही अकबर विरोधी थे, जबकि चंद्रसेन नागौर दरबार के बाद विरोधी हुए। पहला तो ये, प्रताप की मृत्यु के बाद भी मुगलों से संघर्ष जारी रहा, बाद में संधि हुई लेकिन पहले जारी रहा, लेकिन चंद्रसेन की मृत्यु के बाद भी संघर्ष समाप्त हो गया। प्रताप ने मेवाड़ में स्वदेश भक्ति प्रेम की भावना मजबूत की, पूरे एक मेवाड़ को एक स्वदेश के रूप में मजबूत किया और एक स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करने में प्रताप सफल रहे। लेकिन चंद्रसेन ऐसी भक्ति भाव या ऐसा प्रेम भाव जहाँ पे वो नेतृत्व कर रहे थे वहाँ उसको बनाने में सफल नहीं रहे। फिर आपके हैं, प्रताप ने संघर्ष के दौरान अपना राजनीतिक केंद्र एक स्थायी केंद्र बनाया उन्होंने चावंड को, लेकिन जो आपके चंद्रसेन थे वो कभी भादराजून कभी यहाँ वो भागदौड़ में रहे और एक स्थायी केंद्र बनाने में वो विफल रहे। तो ये है आपके। कईयों ने लिखा गुरिल्ला पद्धति, गुरिल्ला पद्धति तो उल्टे चंद्रसेन ने अपनाई थी, प्रताप ने भी अपनाई लेकिन चंद्रसेन ने भी अपनाई। गुरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली से तो दोनों ही वाकिफ थे, वो अंतर नहीं है। फिर अपना क्वेश्चन आते हैं कला संस्कृति के छोटे। केसरिया कुंवर गोगा जी के पुत्र, नाम से सर्पदंश का इलाज किया जाता है और प्रतीक है सफेद ध्वज। तो सारी बात इसमें आ गई आपके। फिर है पुष्टि मार्ग, तो अब वल्लभाचार्य का लिखना था कि वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग जो विष्णु की सगुण उपासना का समर्थन करता है उसी को अपन पुष्टि मार्ग कहते हैं। शुद्धाद्वैतवाद जो था वो आपके, और ये था पुष्टि मार्ग। पथवारी, अब इसमें माता लिखा है, पथवारी माता नहीं पूछे, सिर्फ पथवारी पूछा है। तो गांव में पथ रक्षक रूप में पूजे जाने वाले स्थल पथवारी, जिसमें काला गोरा भेरू और श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। किसी यात्रा करने से पहले इस पथवारी की पूजा होती है, मतलब ये पथवारी बनाई जाती है। तो ये पूजा वाले स्थल है, पथवारी माता नहीं है, सिर्फ अपन पूजा स्थल और जो एक लोक कला का उदाहरण है जो कलाकृतियां बनाई जाती है उसकी यहाँ अपन बात कर रहे हैं। दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ में, अब ये बाड़मेर वाली नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ के आकोला गांव में वस्त्र छपाई व रंगाई की विधि, जिसमें किसी स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो तो उसे लुई आपके लई या लुगदी से दबाया जाता है, इसलिए इसको दाबू कहते हैं। तो अब इसमें कहीं लिख रहे हैं कि रंग चढ़ाना नहीं है, रंग नहीं चढ़ाने के लिए ऊपर कुछ रखा जाता था ताकि वो इलाका रंग से मुक्त रहे, छपाई से मुक्त रहे। तो वो आपकी जो है दाबू प्रिंट है अकोला में, चित्तौड़गढ़ में। फिर आगे चार बेत। अब देखो इसमें सबने सही लिखा लेकिन विधि लिखनी है। कई बार किसी क्वेश्चन में आपने विधि नहीं लिखी, जैसे ये दाबू प्रिंट की विधि है, विधि लिखनी थी, कैसे होती है, यह भी विधि है। जैसे क्या है कि टोंक की लोक नाट्य शैली, यहाँ तक लिखा आपने लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे।
जिसमें डफ बजाकर गायक घुटनों के बल पर खड़ा होकर अपनी बात कहता है। ये विधि है, विधि आनी चाहिए। जब आपको कोई लोक नाट्य पूछा जा रहा है, कोई लोक कला पूछी जा रही है, तो उसकी विधि आपको बतानी है, तब आपका पूरे उसमें प्रश्न में मार्क्स मिलेंगे। फिर आपके 50 शब्दों के क्वेश्चन, आप देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बटनेर के दुर्ग का सामरिक महत्व है। अब इसमें या तो एक उत्तर भड़कीवाड़ लिखा है या एक बाहरी आक्रमण, एक आध बात लिखी। अब देखो इसके कितना महत्व है, आप खुद को समझ में आएगा कि नदी के मुहाने पर, घग्गर के मुहाने पर स्थित, इसलिए सुरक्षित है, पहली बात। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर अवस्थित, दूसरी बात। इस कारण पश्चिमी दिशा से आक्रमणों को रोकने में इसका महत्व रहा, विशेषकर तुर्कों का आक्रमण, और क्योंकि महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था और मंगोल आक्रमण हुआ था आपके बलबन के समय, तो वहां पर इस दुर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, अब ये आर्थिक महत्व नहीं है, सामरिक है। कैसे? महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग यहाँ से गुजरते थे, अतः इनकी सुरक्षा, क्योंकि राज्य को आमदनी होती थी, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। ये 52 विशाल बुर्जों के कारण मजबूत है, ये भी इसका सामरिक महत्व है। और धानव दुर्ग है, ये भी इसका सामरिक महत्व है, क्योंकि मरुस्थलीय भाग में स्थित है, विकट परिस्थितियों में, इसलिए आक्रमण जो था इतना आसान या नहीं था। इन कारणों से इसे उत्तर भड़कीवाड़ कहा जाता है। तब आपका आंसर जो है वो पूरा होता है। इसी तरह देखो चित्रकला का एक क्वेश्चन फिर आया, बूंदी चित्रकला में रंग प्रयोग व विषय वस्तु, यानी दो कंटेंट है इसमें। पहला है विषय वस्तु, एक है रंग प्रयोग। तो अपन लिखा विषय वस्तु में प्राकृतिक दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण, जिसमें मेघ, बिजली की कड़क। अब इसमें प्राकृतिक में जो मन में आए वो नहीं लिखना, जो वास्तविक है वो लिखने हैं। वर्षा, जल तरंगे, पक्षी व वन्य जीव प्रमुख, जिनमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पशु पक्षियों की चित्र शैली। शिकार के दृश्य, संगीत, नायक नायिका, बारहमासा, कृष्ण लीला और त्योहार के दृश्य मिलते हैं। और रंग में क्या है? नारंगी और हरे रंग की प्रधानता दिखाई देती है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। फिर आपके ऐसे मार्क्स है इन हर चीज के। फिर वापस जो अपना लास्ट पार्ट है इसका, वो है बरौर का ऐतिहासिक महत्व। अब इसमें कईयों ने बरौर को काट के बागौर लिखा है, बरौर भी जगह है भाई, गंगानगर में स्थित प्राक यानी 3000 से 2600 के समय, और विकसित हड़प्पा 2600 से 1800 वाला के बारे में पुरातात्विक जानकारी मिलती है। क्या कि खूब सारे मन के मिले हैं और नगर नियोजन मिला है। तो ये महत्व देता है बरौर। तो कहाँ स्थित हो गया, किस समय की जानकारी और क्या क्या चीजें जो है वो इसमें मिलती है। फिर देखो एक ये क्वेश्चन था, मध्यकालीन सामंतों की श्रेणियां। अब हर जगह अलग अलग श्रेणियां थी, मारवाड़ में अलग थी, मेवाड़ में अलग थी, तो अपन ने इनको एक साथ लिखने की कोशिश की। मध्यकाल में रियासतों में सामंतों की अलग अलग श्रेणियां थी, जैसे राजावी, सरदार, मुत्सद्दी और गनायत। ये मारवाड़ में थी। मेवाड़ में 16, 32 व गोल श्रेणियां थी, जिनको उमराव कहते थे। मेवाड़ में जो श्रेणियां थी आप सभी ने पढ़ा होगा तो। और ताजिम व आपके खास चौकी जैसी, ताजिम और खास चौकी, ये आपके जयपुर में थी। तो इस तरह से अपन इन सामंतों की श्रेणियों को देख सकते हैं। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है ये आया हुआ है आरएस में, पहले मेंस में भी, लोटिया, जाट और कन्ना मीणा। तो सीकर या शेखावटी क्षेत्र के वीर जिन्होंने जवाहर जी का साथ देकर 1857 की क्रांति के समय डूंग जी को ब्रिटिश कैद से मुक्त किया। अब देखो एक तो क्षेत्र आया, एक आए सहयोग जवाहर जी का, किस समय? तो 1857 की क्रांति। और किसको बचाया? तो डूंग जी को। और किसकी कैद से बचाया? तो ब्रिटिश कैद से। तो 5 चीजें इस उत्तर में आप देख सकते हो। फिर है अपना प्रश्न, बालातल सभ्यता का कालक्रम, टाइम पूछा है। तो इसमें सिर्फ ये संस्कृतियों के नाम लिखने से नहीं, पूरा टाइम बताओ कि 4000 ये ईसा पूर्व जो है वो, अब मैंने बताया था आप लोगों को, अब यूज नहीं होता, BCE बिफोर कॉमन एरा यूज होता है। 4000 ईसा पूर्व कुष्ठ रोग का प्रमाण और समाधान मिले हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि भारत में मिलने वाला सिंधु घाटी का सबसे पुराना स्थल जो है वो आपके बालाथल है। फिर 3000 से 2500 ईसा पूर्व BCE ताम्रपाषाण संस्कृतियां मिलती है। तो दूसरा कालक्रम ये है। और अपन लिखा 4000 ईसा पूर्व में भारत में प्राचीनतम हड़प्पा बस्ती। तो 2 बातें इसमें आती है। फिर एक क्वेश्चन अपना निफक,
क्या है? दादू द्वारा चलाया गया गैर सांप्रदायिक पंथ निफक कहलाता है। तो ये दादू जी का जो पंथ था, मार्ग था, उसको अपन बोलते हैं निफक। और लास्ट जो अपने 2 क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं। तुर्क मेवाड़ संघर्ष पर टिप्पणी करो। अब देखो यहाँ तुर्क है, तुर्क का मतलब सल्तनत काल और उस समय जो क्षेत्रीय सल्तनतें थी वो है। यहाँ मुगल नहीं है, यहाँ पे मुगलों को नहीं लिखना है। टिप्पणी करो तो अपने को चरण वाइज लिखने, क्योंकि खूब सारी चीजें थी, कैसे व्यवस्थित करोगे 50 शब्दों में? तो ऐसे कि संघर्ष के चरण, पहला है गुलाम वंश के समय, तो 1222-29 में इल्तुतमिश और जेत्र सिंह, जिसमें इल्तुतमिश पराजित। फिर जो नसरुद्दीन महमूद गया 1248 में, वो भी जेत्र सिंह के हाथों पराजित हुआ। फिर खिलजियों के समय चित्तौड़ युद्ध 1303 में, जिसमें रतन सिंह पराजित और प्रथम साका हुआ। फिर मालवा से संघर्ष, तो क्षेत्र सिंह व महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के शासकों को हराया। फिर संग्राम सिंह ने भी मालवा और गुजरात के शासकों को हराया, क्योंकि वो भी तुर्क थे जो आपके उस भागों में थे। और लोधी वंश में हमने लिखा कि संग्राम सिंह ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया। इस प्रकार मेवाड़ का पलड़ा इन संघर्षों में भारी रहा, सिर्फ खिलजियों के मामले को छोड़कर। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था के दोष लिखने हैं। तो इसमें मन मर्जी से नहीं लिखना है कि अत्याचारी थे, निरंकुश थे, फलाना थे, जो कुछ एग्जैक्ट चीजें, कैसे कि मनमानी व अनुमान पर आधारित राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें कृषकों को हानि होती थी। जो आपके नस्क बटाइया थी, उसमें जो मनमानी या जो अनुमान पर आधारित पद्धति थी, उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। अत्यधिक लाग बाग बहुत ज्यादा कर थे। मध्यस्थों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए वो किसानों को ज्यादा लूट खसोट करते थे। और बलपूर्वक कर वसूली का तरीका, तो ये कुछ दोष थे। तो मेरा ये आपको कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर था ये इस तरह से था। आपको इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से करना है। जो भारत का इतिहास और विश्व इतिहास का पेपर होगा उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी तरह से करना है, और वो भी सॉल्यूशन इसी तरह निःशुल्क आपको, लेकिन अपनी ऐप जो है उस पर उपलब्ध होगा, इसलिए आप वहाँ पे कोशिश करिए जुड़ने की। जय पूनिया स्टडीज। और यहाँ पर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है आपके, बाकी एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी जल्दी शुरू होने वाली है। तो ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जय पूनिया स्टडीज। और आपको बाकी जो जानकारी है सारी वेबसाइट जो www.jaipunia.com है उस पर उपलब्ध है, वहाँ पर सारी बातें मिल जाएगी। मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए आप एनरोलमेंट करना चाहते हो तो अपनी वेबसाइट जो है jaipunia.com, उस पर यह सुविधा उपलब्ध है। तो आप इन चीज़ों को, इनके महत्व को समझो कि ये इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये आंसर राइटिंग है, और इस आंसर राइटिंग को इस तरह से अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं कर सकते हो तो आपका स्वागत है। दोनों ही चीज़ें हैं, और दोनों ही चीज़ें हैं तो आप यहाँ आओ, इन चीज़ों को ढंग से दो। परीक्षा के जैसा जो माहौल है उसमें देने की कोशिश करो, तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरेगी। नहीं तो वैसे ही रहेगी, उतने ही मार्क्स आएंगे। और आप इन सभ्यताओं वाले ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो है ये आप खुद प्रैक्टिस करो। अभ्यास से चीज़ें आती है, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान। सारी बातें आप सभी समझदार हो, जानते हो, और इसके लिए आपको थोड़े प्रयास की ज़रूरत है। अपना कंटेंट है वो अच्छा करो, राजस्थान ग्रंथ अकादमी वाली किताबें पढ़ो, ठीक है। तो आपके भी उत्तरों में इस तरह की धार आएगी जिससे परीक्षक आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसके पास कोई इच्छा स्वेच्छा नहीं होगी, फिर मजबूरी होगी कि वो आपको मार्क्स दे। लेकिन अभी तक जो इस पेपर में जो कमियां आई है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे बड़ी जो कमी है वो है इस पेपर में, जो मैंने आंसर देखे हैं, वो है आपके कंटेंट की। पहली कमी है कंटेंट की, ठीक है। कंटेंट सबसे खराब है, अच्छा कंटेंट नहीं लिखा है, विषय वस्तु पता नहीं क्या पढ़ के आ रहे हो, तो इस पे ज़्यादा जोर दो। कंटेंट सुधारो अपना, नोट्सों पे या ऐसे गाइडों पे निर्भर मत रहो, अच्छी किताब पढ़ो तो कंटेंट सुधरेगा, ठीक है। दूसरी जो कमी रही आप लोगों की वो थी प्रश्नों की प्रकृति को नहीं समझना। सबके आदत पड़ी हुई सीधे प्रश्न यूनिवर्सिटी टाइप लिखने की, वो यहाँ पे नहीं पूछते हैं। तो प्रश्नों की प्रकृति समझो। दूसरी चीज़ ये है क्या पूछा जा रहा है उसको पहले समझो, फिर उत्तर लिखो, सीधे शुरू मत हो जाओ।
तीसरा जो चीज़ थी आपके रचनात्मकता कम थी उत्तर लिखने के दौरान, पैराग्राफ वगैरह ये नहीं लिखे, सीधा पूरा एक साथ डाल दिया या ऐसे लाइन खींच के लिख दिया, वैसे नहीं लिखना है। छोटे छोटे पैराग्राफ में आप 3-3 लाइन के पैराग्राफ बनाओ, उसमें लिखने की कोशिश करो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है पढ़ाई, इसकी कमी है, ये अभी तक कोई नहीं कर रहा है। जिस दिन ये ढंग से कर लोगे, ढंग की चीज़ें पढ़ लोगे, उस दिन अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे। और 1-2 के अच्छे आए भी हैं जो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबके 80 से कम ही आए हैं। जब तक इस पेपर में आपके ऐसे पेपरों में 90+ नहीं आएंगे, तब तक आप ये मान के चलो आपकी तैयारी RS बनने लायक नहीं है। तो अच्छा प्रयास करो, अगले पेपर में बहुत बढ़िया प्रयास करना। तब तक के लिए धन्यवाद, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।